हमाम में सब नंगे होते हैं। कपड़े पहन करके कौन नहाता है? कोई नहीं। मगर जब एप्स्टीन फाइल्स में बड़े बड़े नाम, मशहूर नाम, सेलिब्रिटीज, उद्योगपति, उद्यमी, वैज्ञानिक, अमीर, अपने क्षेत्र के योद्धा, जिन्हें कभी हम अपना आदर्श माना करते थे, हमारे देश का ब्यूरोक्रेट, हमारे देश के कई नाम, उद्योगपति का नाम, किसी रानी का नाम इस फाइल में दिखलाई पड़ने लगे, उनकी बातचीत हमारे सामने आने लगी, फिर कहने के लिए क्या रह जाता है? यही कहा जाएगा ना कि अब तो लोग सरेआम नंगे हो रहे हैं, खुलेआम नंगे हो रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आती? किसके साथ इनका संबंध था? उसकी मदद क्यों मांग रहे थे? क्या वो कोई महान आदमी था? हां, भारत का लश्कर नोएडा जिस तरह की बातें कर रहा है, एप्स्टीन को पावर ब्रोकर बतला रहा है, पद्मजा जोशी बतला रही थी। Jeffrey Epstein was convicted of major crimes like pedophilia, of rape, raping underage girls, all of that. But the fact also is that he had a separate life. Professionally, he was a power broker. He used to introduce one person to the other. It was his job to keep track of what is happening in the corridors of power, and any mention by him of any individual doesn't mean that that individual naturally was going to his island or was involved in any kind of sexual crime. अंजना ओम कश्यप इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ रही थी, बाबर का नाम ले रही थी। खुद बाबर ने अपने ही बारे में बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो बाइसेक्सुअल था। महिलाओं के मुकाबले उसका झुकाव पुरुषों की तरफ ज्यादा था। जिस पुरुष को वो सबसे ज्यादा चाहता था उसका नाम था बाबरी। भारत को शर्मिंदा होना ही पड़ेगा। आज भारत कहां आ पहुंचा है? जो बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी, इसके नेता जो आज भी जिंदा हैं, कभी चाल चरित्र चेहरे की बात किया करते थे, उनका चाल चरित्र चेहरा आज कहां है? क्यों इसे छुपा रहे हैं? क्यों उसे बदनाम होने दे रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए था। संघ प्रमुख मोहन भागवत भाषण बहुत देते हैं, प्रवचन बहुत देते हैं, भागवत कथा बहुत सुनाते हैं। मुंबई में कह रहे थे कि सलमान खान क्या पहनते हैं। सलमान खान जी क्या पहनते हैं? कॉलेज विद्यार्थी वैसा पहनते हैं। अरे क्यों पहन रहे? नहीं, उन्होंने पहना इसलिए। और उन्होंने क्यों पहना मालूम नहीं। सभी बातों में ऐसा, अच्छी बात बुरी बात सभी बातों में। तो समाज फैशन से चलता है। भारत की महिलाओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। हमें सलमान से क्या लेना देना? वो हमारा आदर्श नहीं हो सकता। राजस्थान में वो किस मामले में फंसा था, वो कैसा है हम जानते हैं। कुछ लोगों का हीरो होगा, मगर मोहन भागवत का हीरो बनने लगे तो शर्म आनी चाहिए। भारत की महिलाएं क्यों 3 बच्चे पैदा करें? उन्हें तुम पालोगे, उनका पालन पोषण तुम करोगे। सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जिस घर में 3 संतान है, उस घर की वो संतान आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेती है, इसलिए आगे चल के उनके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ये डॉक्टरों ने बताया है। मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूं, उधर ये विषय ही नहीं है। मनुष्यों के डॉक्टर मुझे ये बताते हैं। नागपुर में रविवार को कथालय कुल सम्मेलन को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि कुटुंब यानी परिवार समाज का हिस्सा है और हर एक कुटुंब इसकी इकाई है। भागवत ने भले ही ये संकेत हिंदुओं के संदर्भ में दिया है, मगर हकीकत ये है कि आज महंगाई, बेरोजगारी की मार झेल रहा आम आदमी के लिए 3-3 बच्चे पैदा करना और उनका पालन पोषण करना कितना मुश्किल हो सकता है, जहां एक बच्चे के पालन पर ही अच्छी खासी रकम खर्च हो जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि देश में बच्चे पालना कितना महंगा हो सकता है। भारत में अच्छा जीवन जीने की लागत शहर, परिवार के आकार और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर अलग अलग होती है। 4 लोगों के परिवार की बेहतर रहन सहन के लिए 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक महीना खर्च हो सकता है। अगर आपके परिवार में बच्चे हैं तो यह रकम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अगर हम एक बच्चे के खर्च का अगर हम
देखें कि कितने भाग उसका खर्च का किस तरफ वहां पर कितना पैसा लगता है, तो आप आसानी से इस ग्राफिक्स को अगर आप देख पा रहे होंगे तो समझ जाएंगे कि शिक्षा यानी कि एजुकेशन में 49.35 लाख रुपए, मतलब कि आपकी इनकम का 46 सबसे बड़ा हिस्सा एजुकेशन को जाता है। आज दिल्ली एनसीआर मेट्रो सिटीज या तो अब बहुत छोटे छोटे शहरों में भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल जो कि खुलते जा रहे हैं, उनकी फीसें बिल्कुल क्लास फर्स्ट से नर्सरी से इतनी ज्यादा होती है कि पेरेंट्स के ऊपर एक बोझ पड़ता है। फीस के अलावा बाकी सारी जो एक्टिविटीज होती हैं, अक्सर फंक्शन होते हैं, उसकी ड्रेसेस, प्रोजेक्ट बनते हैं, उसके लिए फाइल और वो सारे खर्चा आप अलग ही कर दीजिए। लेकिन खाली अगर फीस जोड़ेंगे तो भी एक मोटी रकम जाती है। मैं आपको जो ये खर्च का ब्यौरा नीचे मैं आपको बता दूं, ये आंकड़े अनुमानित हैं और ये आम आदमी के 21 साल की उम्र तक के बच्चों पर खर्च का जो वो ब्यौरा यहां पर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाउसिंग की बात करें तो 20.37 लाख रुपए तक आपकी इनकम का 90% खर्च। इंटरटेनमेंट मनोरंजन की बात करें तो 12.87 लाख रुपए, मतलब 12%। कपड़े 6.44 लाख रुपए, 6%। खान पान 5 लाख 36 हजार लाख रुपए, 5% अब इसका अनुमानित खर्च है। आवागमन यानी घूमने फिरने जा रहे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको 5 मतलब खान पान और आवागमन सेम है। हेल्थ 4.39 लाख रुपए, 4%। और बाकी अन्य खर्चों में 3.21 लाख रुपए, 3%, यानी कि कुल 1.17 करोड़ रुपए ये एक बच्चे की लागत है। अगर हम उसके 21 साल तक की उम्र का खर्च का ब्यौरा कर रहे हैं तो बहुत आसानी से अगर मैं आपको बताऊं तो ये 1 करोड़ रुपया अगर आपके 21 साल तक के बच्चे को पढ़ाने में, अच्छी शिक्षा के लिए, उसको अच्छा पहनाने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जो हर माँ बाप की दुनिया का हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे कपड़ा पहने, अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, अच्छा से अच्छा खाना खाए, अच्छे से अच्छी जगह घूमने जाए। ये सारे पेरेंट्स जितनी उनकी हैसियत होती है उससे कई गुना ज्यादा तक वो अपने बच्चे के लिए करते हैं। सारे दुनिया के हर माँ बाप के लिए, ये अपवादों की अगर हम बात ना करें, लेकिन आप अगर एक बच्चे की लागत में ये 1 करोड़ रुपया लगेगा तो 3 बच्चों की लागत में 3 करोड़ रुपया, यानी कि ये रकम इतनी आसान नहीं है। अनप्रैक्टिकल चीज जो कि यहां पर अब कहा यह जा रहा है कि 3 बच्चे पैदा करिए। अब 3 बच्चे जब पैदा करिए तो भाई 3 बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा? तुम्हारी सरकार के पास रोजगार देने के लिए नहीं है। चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आता है। और एप्स्टीन फाइल्स में जब नाम तुम्हारे लोगों का आता है तुम सफाई नहीं देते। हरदीप पुरी इस स्टूडियो से उस स्टूडियो में सफाई देता फिरता है, नेता प्रतिपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करता है, उनका मजाक उड़ाता है, सुप्रिया श्रीनेत का मजाक उड़ाता है। इसे शर्म आनी चाहिए। There is one email. It's an exchange between me and Reid Hoffman. By the way, Reid Hoffman is the founder of LinkedIn. LinkedIn is apart from Reid Hoffman being totally respectable, LinkedIn, what am I saying in that email? I remember it offhand. I said, I met Reid, a Japanese company, I think Japanese investor, I've got it here, I get the name right. हरदीप सिंह पुरी इंटरव्यू देने लगे साहब, एक के बाद एक इंटरव्यू, एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक, हर इंटरव्यू में झूठ। कहते हैं कि जब वो पहली बार एप्स्टीन से मिलने जा रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं था कहां जा रहे थे। उन्हें कहा गया कि ड्राइवर पहुंचा देगा। ये देश के फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी रहे हुए हैं, डिप्लोमेट हैं, एम्बेसडर रहे हुए हैं। एम्बेसडर साहब को पता ही नहीं था कि वो गाड़ी उनको कहां ले जा रही है। भाई, आप मीडियोकर ऑफिसर रहे हैं, हम मानते हैं। कोई ज्यादा इंटेलिजेंट ऑफिसर आपको कोई नहीं मानता था। सर्विस में भी आपके साथियों से हम बात करते हैं तो बताते हैं साहब मीडियोकर ऑफिसर है। अरे कितना ही मीडियोकर ऑफिसर हो, कोई आपको अगवा करके ले जाएगा, आप चले जाएंगे और कहेंगे मुझे मालूम ही नहीं था मैं कहां जा रहा हूं। लॉलीपॉप दी, बच्चे को बोला गाड़ी में बैठ जा, बच्चा गाड़ी में बैठ गया। ऐसा होता है क्या भाई? फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर रहे हुए, कुछ तो शर्म करो भाई।
ये एप्स्टीन के साथ कॉफी पीने के लिए ललचा रहा था। इसे एप्स्टीन का इनविटेशन 9 महीने तक याद रहता है। एप्स्टीन के साथ डिजिटल इंडिया पर चर्चा कर रहा था, सलाह ले रहा था। अनिल अंबानी कह रहा था कि हमारी लीडरशिप को तुम्हारी मदद चाहिए। कहानी साफ है, इनका चाल चरित्र चेहरा बदरंग हो चुका है। ये सरेआम खुलेआम नंगे हो रहे हैं। अगर भारत के लोग अभी भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? अरे भारत तो नैतिकता की जमीन पर खड़ा था, उसकी नैतिकता की जमीन ही खो रही है। फिर किस पर खड़े होंगे? हम कोई महाशक्ति नहीं है। हम 47 तक विकसित भारत भी नहीं बन सकते जैसा हमारा हाल है। जिस तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही है। हम असेंबलिंग करते हैं, हमारे पास सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आज अमेरिका चाहे, माइक्रोसॉफ्ट चाहे, गूगल चाहे और तमाम इस तरह के हैंडल्स चाहें, हमें चोक कर सकते हैं। मोदी का गला चोक हो रहा है, कोई उसे चोक कर रहा है। He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. दो चीजें हैं सर, एक सर एप्स्टीन and the case in the United States against Adani. Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want, they will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. What does it mean when America says you cannot buy oil from somebody? It means our energy is weaponized. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? संसद में नेता प्रतिपक्ष को चुप कराया जा रहा है। उनकी सांसदी छीनने की तैयारी हो रही है। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। निशिकांत दुबे गिरिराज सिंह बकबक कर रहा है, उन्हें लुच्चा कह रहा है कि राहुल गांधी आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा। आप देश में किसानों में भ्रम फैलाना चाहते हो, आप देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हो। स्पीकर बहुत आहत है। स्पीकर साहब से मैंने बात भी किया है। स्पीकर साहब के चैम्बर में जाकर के गाली गलौज किया, बुरा भला कहा, फिर स्पीकर ने जो रूलिंग दिया उसको नहीं माना और फिर राहुल गांधी जी कहते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए उसको बोलने के लिए, वो मर्जी से बोलेंगे, रूल के बिना बोलेंगे। रिकॉर्ड में आप लोग चेक कर लीजिए। क्या यही संस्कार हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के? क्या आपके पास अगर तथ्य और तर्क खत्म हो गए हैं तो बेतुके बयान देंगे? मैं ऐसी टुच्ची बातें करने वालों को क्या कहूं? कुछ कहूंगा तो बात दूर तलक जाएगी। नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी, आपने व्यवस्था दी है, आपने व्यवस्था दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा
देश का मीडिया बिक गया। Jeffrey Epstein was convicted of major crimes like pedophilia, of rape, raping underage girls, all of that. But the fact also is that he had a separate life. Professionally, he was a power broker. He used to introduce one person to the other. It was his job to keep track of what is happening in the corridors of power, and any mention by him of any individual doesn't mean that that individual naturally was going to his island or was involved in any kind of sexual crime. क्या हम भी बिक जाएंगे? कुछ पॉलिटिशियन बिक जाएंगे सत्ता की मलाई खाने के लिए? क्या देशवासी भी बिक जाएंगे? क्या उन्हें भी बेच दिया जाएगा? हम ऐसा होने नहीं देंगे, कतई नहीं होने देंगे। भारत की इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे, भारत को बिकने नहीं देंगे। नमस्कार।